किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों में जब कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्टर बन जाता है और अगर वो मल्टीपल लोन डिफॉल्टर बन जाता है, 2, 5, 10, 15 लोन डिफॉल्ट हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति का दर्द, उसकी तकलीफ वही व्यक्ति समझ सकता है जो कभी लोन डिफॉल्ट के दर्द से गुजरा है। साथियों, और जब कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्टर के दर्द को भुगतता है ना, उसके मन में हजारों सवाल जन्म लेते हैं। भविष्य में लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सिविल स्कोर का क्या होगा, रिकवरी एजेंट कितना हरेसमेंट करेंगे, क्या क्या कानूनी कार्रवाई होगी, क्या जेल जाना पड़ेगा, जमानतें करानी पड़ेगी, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई होगी, मेरी कार, मेरा 2 व्हीलर, मेरे घर का सामान, मेरा बैंक अकाउंट, सारी चीज़ें अटैच हो जाएगी, मैं क्या करूँगा। नाना प्रकार के तनाव भुगतता है वह व्यक्ति जो लोन डिफॉल्टर है। लेकिन कुछ साथी जो अवेयर है, जो जानकारी में विश्वास रखते हैं, वह सोशल मीडिया पर इस संदर्भ में जानकारी तलाशते हैं और ढेरों यूट्यूब चैनल देखते हैं। उन्हीं यूट्यूब चैनल में एक चैनल का नाम है एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, जहां हम कोशिश करते हैं कि देश के प्रत्येक लोन डिफॉल्टर को जो किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से परेशान है, उन्हें एक अच्छी जानकारी मिल पाए। हर टॉपिक जो वो जानना चाहते हैं हम उन पे प्रकाश डालें, और इस कोशिश में लगातार 500 से ज़्यादा वीडियो हम हमारे चैनल पर पोस्ट कर चुके हैं। आज एक ऐसी यूनिक जानकारी आपके सामने है कि एक लोन डिफॉल्टर कब विलफुल डिफॉल्टर बन जाता है। जब एक लोन डिफॉल्ट होने पर 7 दिन नहीं हुए, 10 दिन नहीं हुए और रिकवरी के कॉल आना शुरू हो जाते हैं और कहा जाता है कि तुम विलफुल डिफॉल्टर हो। टेक्स्ट मैसेज आने लग जाते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आने लग जाते हैं, मेल आने लग जाते हैं, नोटिसेज आने लग जाते हैं कि तुम विलफुल डिफॉल्टर हो। व्यक्ति को यह एहसास करा दिया जाता है कि तुम जानबूझकर लोन की ईएमआई का या क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग का या मिनिमम ड्यू का पेमेंट नहीं कर रहे हो। विलफुल डिफॉल्टर इंसान समझ नहीं पाता है कि विलफुल डिफॉल्टर क्या है और वो अंदर ही अंदर कूदने लगता है। तो साथियों, आज इसी टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूं, क्या है विलफुल डिफॉल्ट, कौन होता है विलफुल डिफॉल्टर, और किसी व्यक्ति के सिविल में यदि लोन को राइट ऑफ लिख के, यदि लोन को सूट फाइल लिखा हुआ है और विलफुल डिफॉल्टर या विलफुल डिफॉल्ट लिखा है, तो क्या वो विलफुल डिफॉल्टर है। सिविल यानी कि एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से करोड़ों रुपए के लोन एनबीएफसी और कंपनियां बैंक देती है। उस सिविल रिपोर्ट में आपके ये मेंशन किया हुआ है कि सूट फाइल्ड विलफुल डिफॉल्ट या विलफुल डिफॉल्टर, आपके दिमाग में ये बात पूरी तरह बैठ जाती है कि क्या मैं विलफुल डिफॉल्टर हूं। तो ये जानना आपके लिए जरूरी है कि क्या किसी लोन को नहीं चुका पाना विलफुल डिफॉल्टर होता है या विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जाता है। कौन व्यक्ति होता है लोन विलफुल डिफॉल्टर, इसी पे चर्चा है आज के वीडियो की। तो साथियों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ध्यान से सुनिएगा, ये आंकड़ा बता रहा हूं मैं, भारत में 2664 विलफुल डिफॉल्टर है जिन्हें यूनिक बोरोअर की संज्ञा में काउंट किया गया है 1,04,000
96,441 करोड़ रुपया इन विलफुल डिफॉल्टर में उलझा है। और एक बात ये ध्यान रखिएगा कि ये सारे जो विलफुल डिफॉल्टर है ये पीएनबी, एसबीआई और पब्लिक सेक्टर बैंक के हैं। सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी, गूगल से ली गई जानकारी और अन्य आंकड़ों से ली गई जानकारी में हमारे सामने आज तक किसी एनबीएफसी कंपनी का एक फुल डिफॉल्टर का नाम सामने नहीं आया। भारतवर्ष में 15 एनबीएफसी कंपनियां ऐसी है जिनके पास ये अधिकार है कि वह किसी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर सकती है। इस मैटर में एक लाइव में हमने लंबी चर्चा की थी, उन कंपनियों के नाम लिए थे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज की तारीख में भारत में हमारे नॉलेज के अनुसार और हमारी सर्च के अनुसार आज तक एक भी विलफुल लोन डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है किसी भी एनबीएफसी द्वारा। अब आपका 1 लाख का लोन है, 2 लाख का लोन है, 5 लाख का लोन है और आप तनाव में आ गए विलफुल डिफॉल्टर, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये एक यूनिक इंफॉर्मेशन है कि 25 लाख रुपए से अधिक की राशि हो और व्यक्ति राशि का भुगतान नहीं कर पा रहा है, तभी उसे विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किए जाने से पहले उस व्यक्ति को फेयर सुनवाई का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है और एक कमेटी बनती है, एक रिव्यू टीम बनती है जो उसको नोटिस जारी करती है। किसी व्यक्ति को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने से पहले बैंक और एनबीएफसी के पास ये डाटा मौजूद होना चाहिए कि व्यक्ति के ऊपर जितनी राशि के लोन है उससे अधिक की राशि की संपत्ति उसके पास है। वैसे एक बात बताऊं, बड़े लोन के मैटर में यदि किसी व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, तो फिर डीआरटी की कार्रवाई करके, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करके बाकायदा कंपनियां अपनी राशि वसूल कर लेती है और विलफुल डिफॉल्टर की बात ही नहीं आती है। इसीलिए आप लोगों के दिमाग में यदि लाख, 2 लाख और 5 लाख रुपए के मैटर में, 10 लाख रुपए के मैटर में आपके सिविल में ये लिखा हुआ आ रहा है सूट फाइल विलफुल डिफॉल्टर, तो अपने आप को विलफुल डिफॉल्टर मानने की भूल मत करना। सूट फाइल लिखा है, कोई ज़रूरी नहीं है सिविल सूट फाइल किया है, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई की है, उसको सूट फाइल मेंशन कर देते हैं, इतना कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, विलफुल डिफॉल्टर केवल बैंक नहीं, एनबीएफसी भी घोषित कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें पूरा एक प्रोटोकॉल, पूरा एक नियमों का पालन करना है, एक कमेटी बनानी है, एक रिव्यू टीम बनानी है और सामने वाले से जवाब लेना है। और जहां तक हम कहते हैं, बिजनेसमैन हो, एक मामूली रेहड़ी चलाने वाला हो, कोई नौकरी वाला हो, यहां तक कि कोई हिस्ट्री शीटर भी क्यों नहीं हो, कोई भी व्यक्ति डिफॉल्टर नहीं बनना चाहता है कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालात के चलते किसी व्यक्ति का लोन डिफॉल्ट होता है। ये बात आपको समझनी है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, किसी की विलफुल डिफॉल्टर कहने मात्र से आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं हो जाते हैं और सिविल में लिख देने से आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं हो जाते हैं। साथ ही आज के थंबनेल का जो दूसरा टॉपिक है, कितनी ईएमआई जमा कराना जरूरी है। अब हम जब लोन लेते हैं ना, अब मान लीजिए आप मल्टीपल लोन के शिकार हो गए, तो पहले 4 लोन की आपने 50% ईएमआई जमा करा दी, बाद में जो लोन लिए उनकी 25% ईएमआई जमा करा दी, लेकिन लोन के दलदल में इंसान इतना धंस जाता है कि कभी कभी लोन की एक ईएमआई भी जमा नहीं कर पाता है या 1 या 2 ईएमआई जमा कराता है। तब रिकवरी एजेंट कहते हैं कि आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार आपको मिनिमम 12 महीने की ईएमआई जमा कराना अनिवार्य है। तो यहां पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि आरबीआई ने ऐसी कोई गाइडलाइन कस्टमर्स के लिए
यानी कि बोरोअर्स के लिए नहीं बनाई है कि आपको कितनी ईएमआई जमा करानी है। इसके पीछे कारण है कि यदि आरबीआई ने ऐसी कोई गाइडलाइन बनाई होती तो व्यक्ति, मान लीजिए 12 महीने की ईएमआई आपको भरनी जरूरी है, आपने 12 महीने की ईएमआई भर दी, फिर तो आप आरबीआई गाइडलाइन का बचाव ले सकते हो। भाई आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार मुझे 12 ईएमआई जमा करानी जरूरी थी और मैंने 12 जमा करा दी। लाइव के दौरान आपने सुना होगा, एक डॉक्टर साहब जो हमारे साथी है, उन्होंने एक फाइनेंस कंपनी से 35 लाख का लोन लिया, सिर्फ एक ईएमआई जमा करवा पाए। कंपनी ने उनको विलफुल डिफॉल्टर के लिए नोटिस भी जारी कर दिया, लेकिन अंततः कंपनी ने उनसे सेटलमेंट किया, जबकि एक ही ईएमआई जमा हुई थी 22% के अंदर। क्योंकि कंपनी भी जब आपसे सेटलमेंट करती है ना, तो यूं ही नहीं करती है। आप खुद सोचिए, आपको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख देने वाली कंपनियां मात्र 10%, 15%, 20% या 22% के अंदर सेटलमेंट क्यों करती है? क्योंकि कंपनी ऑलरेडी आपकी सिविल को खुद चेक कर लेती है कि व्यक्ति की इनकम क्या है और आज की तारीख में इसके ऊपर कितने डेब्ट चल रहे हैं। अब इतने लोन इस पे चल रहे हैं, यदि हमने अभी समझौता नहीं किया, हमने यदि अभी सेटलमेंट नहीं किया और बाद में इसने दूसरों से समझौता कर लिया, उनको राशियां दे दी, तो हमको क्या मिलेगा? बस यही चीज देखकर लोन के सेटलमेंट होते। कभी ये मत सोचना, अगर आपके 1, 2 या 3 ही लोन है ना, तो कभी मत सोचना आपके लोन सेटलमेंट जल्दी होंगे। लेकिन यदि आपके मल्टीपल लोन है तो आपके लोन सेटलमेंट बहुत जल्द होंगे। और 2-4 दिन के अंदर हम फिर एक रिक्वेस्ट फॉर लोन सेटलमेंट लेटर जारी करने वाले हैं। और यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जिन साथियों के लोन एनपीए हो चुके हैं 3 महीने से ज्यादा, जिनकी ईएमआई बाउंस है, उनके सेटलमेंट इस दिसंबर में या मार्च में 100% हो जाएंगे। तो साथियों, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप विषम परिस्थितियों में फंसे हुए हो, लोन डिफॉल्ट नहीं हुए हैं या हाल ही हुए हैं, तो आपको एक अच्छे लीगल एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए। और प्रत्येक नोटिस के जवाब के लिए लीगल एक्सपर्ट की राय जरूरी है। कौन से नोटिस को इग्नोर करना है, किस नोटिस का जवाब देना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिनको आपको समझनी चाहिए। वैसे तो हमने YouTube चैनल पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन पोस्ट कर रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे जो नंबर दे रखा है, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और साथियों, एक बहुत बड़ी चीज क्या होता है कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे रिकवरी एजेंट के लिए आरबीआई ने गाइडलाइन बना रखी है, वो गाइडलाइन एनबीएफसी और बैंकों के लिए, आपके लिए नहीं है। तो जिस तरह रिकवरी एजेंट और एनबीएफसी के लिए, बैंक्स के लिए, रिकवरी एजेंटों के लिए गाइडलाइन बनी हुई है कि वह केवल एक शांति दूत की भूमिका निभाएंगे, आपकी प्राइवेसी को ब्रीच नहीं करेंगे, सादर विनम्रतापूर्वक बात करेंगे, ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते हैं, पब्लिक हॉलीडे को आपसे बात नहीं कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम का निर्धारित टाइम है, केवल उसी समय फोन कर सकते हैं, आपके इच्छानुसार जगह पे वो आपको मिलेंगे, आने से पहले 1 दिन पहले मेल पर सूचना देनी अनिवार्य है, आने वाले व्यक्ति के पास ऑथराइजेशन लेटर, डीआरए, कंपनी की एम्प्लॉय आईडी होना जरूरी है, एम्प्लॉय आईडी भी गले में पहनी हुई होनी चाहिए और डोले शोले दिखाते हुए अभद्र वेशभूषा में वो आपके पास नहीं आ सकते हैं। तो इसी तरह प्रत्येक एनबीएफसी कंपनी या बैंक का कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि रिकवरी एजेंट के लिए क्या नियम बनाए। तो आपको भी यदि कोड ऑफ कंडक्ट नहीं मिला है तो आज ही अपनी कंपनी, जिस कंपनी से आपने लोन लिया है, उनको डायरेक्ट आप ईमेल करें कि मुझे कोड ऑफ कंडक्ट भेजा जाए। कोड ऑफ कंडक्ट आपको मंगवाना चाहिए और कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार आप रिकवरी एजेंट से बात कर सकते हैं। यकीन मान के चलना कि यदि आपने कंपनी की मेल आईडी पे लिखा कि मुझे कोड ऑफ कंडक्ट भेजिए और कंपनी नहीं भेजा, तो आरबीआई में आप इसकी कंप्लेंट तो फाइल कर ही सकते हैं। लेकिन कोई रिकवरी एजेंट आपसे बात करने आएगा तब कह सकते हो कि मैंने आपकी कंपनी से कोड ऑफ कंडक्ट मांगा है और जब तक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं आएगा तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगा। इसलिए साथियों, आज की वीडियो का मेन टॉपिक था विलफुल डिफॉल्ट। तो ये ध्यान रखिए, विलफुल डिफॉल्ट की प्रक्रिया 25 लाख या उससे ऊपर के लिए होती है। जहां तक हमारी जानकारी में एनबीएफसी ने आज तक किसी को
विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया है, उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया है। और यहाँ पर यदि कोई बैंक एनबीएफसी किसी को अगर विलफुल डिफॉल्टर घोषित करती है तो उसको ये साबित करना पड़ेगा कि व्यक्ति ने जितना लोन ले रखा है उसको भरने की कैपेसिटी है, इसके पास प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी के दस्तावेज हमने तलब किए हैं और इसके आधार पर हम ये घोषित करते हैं। तो लगभग हम जानते हैं कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते लोन डिफॉल्ट होता है, ऐसे ही नहीं होता है। तो विलफुल डिफॉल्ट सिविल में लिखा होने से, किसी के कहने से, मैसेज करने से कोई विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं होते हैं। साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी जानकारी पोस्ट की हुई है कि किन विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों में यदि कोई व्यक्ति मल्टीपल लोन डिफॉल्ट का शिकार है तो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है। एनसीआरबी के आंकड़ों को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा लीगल एक्सपर्ट आपको इन तनाव मुद्दों से बाहर निकाल सकता है। और एक बात कहूं, लोन लेकर लोन भरने की नीति से बाहर आ जाइए। आज नहीं तो कल सिविल बिगड़ेगी, आज नहीं तो कल आपके परिवार को पता चलेगा, आज नहीं तो कल आपके समाज को मालूम पड़ेगा। आज 5 बैंकों के 3 एनबीएफसी के 8 लोन है, तो आज 8 निपटने हैं, लेकिन इन 8 को निपटने के चक्कर में मल्टीपल लोन पे लोन लेकर 18 लोन मत कीजिए, वरना निपटना भारी पड़ता है। और एक बात कह दूं मैं आपको, लोन डिफॉल्ट होना कोई क्राइम नहीं है। पुलिस के नाम से, वकील के नाम से, कोर्ट के नाम से जितने भी नोटिस आते हैं टोटल के टोटल फर्जी होते, फर्जी मतलब कॉल कह रहा हूं, कॉल नोटिस, यानी कि फोन करके कि सब इंस्पेक्टर बोल रहा हूं, दिल्ली से बोल रहा हूं, यहां से बोल रहा हूं, ये सारे फर्जी होते हैं। जो पुलिस कह दे मैं वकील से बात कर रहा हूं, उसके जैसा फर्जी कोई नहीं, अच्छी खासी धुनाई कर दीजिए। और एक बात ध्यान रखिए, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल, एडवोकेट नरेंद्र जोशी फेसबुक पेज, एडवोकेट नरेंद्र जोशी इंस्टाग्राम, एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट व्हाट्सएप चैनल, और एक और है डेब्ट सॉल्यूशन एक्सपर्ट, आपका सारथी। रिकवरी एजेंट की धुनाई कैसे करते हैं, किस तरीके से फर्जी रिकवरी एजेंटों को उनकी औकात याद दिलाते हैं, लगातार हमने अपने फेसबुक चैनल पे रिकॉर्डिंग पोस्ट की थी और वही सारी रिकॉर्डिंग अब आपको देखने मिलेगी डेब्ट सॉल्यूशन एक्सपर्ट आपका सारथी चैनल पे। तो डेब्ट सॉल्यूशन एक्सपर्ट हमारा चैनल है, जिसपे आज ही यूट्यूब पे जाए, उसको सब्सक्राइब करें और वहां पर भी देखें, इसी प्रकार की यूनिक जानकारियां आपको मिलती रहेगी। आप यदि किसी परफेक्ट टॉपिक पे हमसे वीडियो चाहते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और एक बात कह रहा हूं, हजार लोग मल्टीपल लोन के दलदल में धंस के अपने जीवन को समाप्त करते जा रहे हैं। आपका एक शेयर उनकी जिंदगी बचा सकता है। हम नहीं कहते कोई हमसे जुड़े, हम नहीं कहते डिस्प्ले पे जो नंबर दिख रहा है उस पर फोन करें, हम कहते हैं हमारे सारे यूट्यूब वीडियो को देख लीजिए, लड़ने का जज्बा आ जाएगा। कई एकलव्य हमारे ऐसे हैं जिन्होंने केवल हमारे वीडियो देखे, हमारे मेंबरशिप चैनल पे गए, अपने प्रायर नोटिस खुद बनाए, आर्बिट्रेशन के जवाब खुद बनाए, 138 सेक्शन 25 के जवाब खुद बनाए और अपने लोन के सेटलमेंट अपने दम पर किए हैं। लेकिन खुशी तब होती है जब कभी फोन आता है तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। साथियों, मल्टीपल लोन डिफॉल्ट है, हाल ही में हुए हैं या होने वाले हैं, प्रायर नोटिस भेजिए। सेक्शन 25, 138, बीएनएस 316, 318 और आर्बिट्रेशन के प्रत्येक नोटिस का आप जवाब दीजिए। उसमें कोई लापरवाही मत कीजिए, कोई गलती मत कीजिए। अगर आप हर नोटिस का जवाब देते रहेंगे, प्रायर नोटिस देते रहेंगे, विषम परिस्थितियां, आर्थिक हालात खराब है, समय मिल जाएगा और इस समय के दौरान हम धीरे धीरे करके अपने लोन के सेटलमेंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। सेटलमेंट कभी किसी एजेंसी के चक्कर में मत पड़ना, कोई एजेंसी सेटलमेंट नहीं करवा सकती। सेटलमेंट बैंक और आपके मध्य की बात होती है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। भले हम कहते हैं 8000 लोन सेटलमेंट का एक्सपीरियंस है, लेकिन हमारा केवल गाइडेंस है। बातचीत दोनों ही पक्ष करते हैं, हम गाइड करते हैं कौन सा सेटलमेंट उचित है, किस अमाउंट में होना चाहिए, सेटलमेंट लेटर वेरीफाइड है या नहीं। 1-2 दिन के अंदर हम खुद आपके बहुत सारे सेटलमेंट लेटर पोस्ट करने वाले हैं, देखिएगा
बड़े शानदार तरीके से लोन सेटलमेंट हो रहे हैं, चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। और एक बात ध्यान रखिए, हमारी कौन सी, जो हमसे जुड़ा है ना, तनाव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक शब्द है और वह शब्द है मैं हूं ना, मैं हूं ना। और हमारे इस गुरूर पे क्या कहना है आपका, मैं हूं ना, खुल के अपनी राय जरूर दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।